नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। हमारे शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग हमारा हृदय या कहें हमारा दिल, जो लगातार काम करता रहता है, हर पल धड़कता रहता है। इसलिए इस दिल को सेहतमंद और दुरुस्त रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। 29 सितंबर को पूरी दुनिया वर्ल्ड हार्ट डे मनाती है ताकि हृदय की सेहत को लेकर ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैले। दिल का दौरा एक ऐसी अवस्था है जिसके नाम से भी लोग घबराते हैं। तो आइए आज दिल को मजबूत बनाने और दिल के दौरे की संभावना को कम करने के लिए हम भी अपनी जानकारी को और दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। और इस पर बात करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं, जो अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर समीर गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। हमारे साथ है आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या कजारिया। डॉक्टर दिव्या, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ हैं होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर मोहित माथुर। डॉक्टर माथुर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आज आप भी दिल के दौरे से जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही आप जीमेल के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब लाइव के कमेंट सेक्शन में भी अपना सवाल लिख सकते हैं। रोजाना की व्यस्त जीवन शैली और खान पान में अनियमितता ने आज लोगों को कई बीमारियों की ओर धकेल दिया है। इन बीमारियों में हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। हृदय हमारे शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग। हमारा हृदय एक दिन में लगभग 1 लाख बार और 1 मिनट में 60 से 90 बार धड़कता है। शरीर के बाकी अंगों की तरह दिल भी कई कारणों से बीमार होता है और इसके बीमार होने से दिल का दौरा भी पड़ सकता है, जो बहुत खतरनाक है। दिल का दौरा तब होता है जब आमतौर पर ब्लड क्लॉट की वजह से या फिर दिल की किसी बीमारी की वजह से पहले से ही सिकुड़ चुकी कोरोनरी धमनी यानी दिल को रक्त पहुंचाने वाली रक्तवाहिका पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। तो हृदय की कुछ मांसपेशियों को आहार और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और इस स्थिति को हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा कहा जाता है। जब हार्ट अटैक की समस्या होती है तब आमतौर पर लक्षण आधे घंटे तक या इससे ज्यादा समय तक रहते हैं और इस वक्त आराम करने या दवा खाने से भी राहत नहीं मिलती। लक्षणों की शुरुआत मामूली दर्द से होकर गंभीर दर्द तक पहुंच सकती है। कुछ लोगों में हार्ट अटैक का कोई लक्षण सामने नहीं आता। जो डायबिटीज से पीड़ित होते हैं, आमतौर पर उन मरीजों को ये समस्या होती है। आमतौर पर दिल बेहद स्वस्थ और मजबूत कोशिकाओं से बना होता है, लेकिन आलसी जीवन शैली, बहुत ज्यादा फैट वाला खाना खाने और बहुत ज्यादा धूम्रपान करने के अलावा आनुवांशिक कारणों से भी दिल की सेहत खराब होने लगती है। बंद धमनी हार्ट को पर्याप्त खून और ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पाती, जिससे हमारा हृदय ऑक्सीजन के लिए छटपटाने लगता है। धड़कन और तेज हो जाती है, सांस लेने में हरारत होने लगती है। ऑक्सीजन के लिए छटपटाता दिल मस्तिष्क को इमरजेंसी सिग्नल भेजता है। वहीं दूसरी तरफ पसीना आने लगता है, जी मचलाने लगता है। ऐसा होने पर बिना देर किए तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। हार्ट अटैक की उम्र नहीं होती। वहीं कई मामलों में सोते समय हार्ट अटैक के केस भी देखे गए हैं। अगर समय पर इलाज न किया जाए तो हार्ट अटैक के बाद दिल की मांसपेशियां धीरे धीरे मरने लगती हैं और आखिरकार दिल काम करना बंद कर देता है। इसके बाद 3 से 7 मिनट के बीच मस्तिष्क की कोशिकाएं भी मरने लगती हैं। दिल का दौरा पड़ने के बाद के चंद मिनट ही जिंदगी और मौत का कारण बन सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना बेहद जरूरी होता है। तो आप भी दिल के दौरे से जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल मिला सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। डॉक्टर समीर, आपसे शुरुआत करूं तो दुनिया भर में हम देखें तो कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों की वजह से सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं। भारत में फिलहाल स्थिति कैसी है? देखिए, भारत में भी अगर आप दुनिया भर में देखें तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने बोला कि हार्ट अटैक एक कारण है कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी का, जिसको हम बोलते हैं कि हार्ट के कारण डेथ होती है। हार्ट अटैक तो ज़रूर हार्ट डिजीज़ में के बड़े पहलू होते हैं, उसमें से हार्ट अटैक सिर्फ एक पहलू है। हाँ। और डिजीज़ भी होती हैं हार्ट के अंदर, हार्ट अटैक को छोड़ के, जिससे काफ़ी गंभीर होती हैं। हार्ट फेलियर होता है, एरिथमियाज होते हैं, कुछ कंजेनिटल कंडीशंस होती हैं जो बाय बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। सो हार्ट डिजीज़ डज नॉट ओनली मीन हार्ट अटैक बट एवरीथिंग एल्स। और हार्ट अटैक जो है इज़ द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और भारत में भी ये एक महामारी बन चुका है।
बच्चे, बूढ़े, जवान सब इसका शिकार हो गए हैं। और काफ़ी विज्ञान और रिसर्च ने हमें ये सिखाया है कि जो भारत में लोग हैं वो बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में ज़्यादा रिस्क पर हैं हार्ट डिजीज़ की, और बाकी जेनेटिक्स को के चलते और दुनिया भर की और चीज़ों के चलते भारत में हार्ट डिजीज़ बाकी मुल्कों के मुकाबले 10 साल पहले होती है। सो नाउ वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ यंग पीपल विद हार्ट डिजीज़, टीनेजर्स तो नहीं, मतलब अगर बोलेंगे 20s में, 30s में हार्ट अटैक, अब 40s में हार्ट अटैक, 40s में तो बहुत ही कॉमन है, 20s और 30s में भी काफ़ी कॉमन हो चुका है। इट इज़ नॉट अनकॉमन। और हम जब भी ये, मैं इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो ये मैं एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, हार्ट में छेद बदलना, छेद को बंद करना, वाल्व बदलना, ये सब करता हूँ। तो जब हम ये देखते हैं हार्ट अटैक एक 20-21 साल में या 30 साल के आदमी में, तो हमेशा 2 मिनट ले तो हम रुकते हैं कि यार इतनी यंग एज में किसी को हार्ट अटैक हो रहा है। लेकिन अगर आप किसी से भी बात करेंगे वो यही बोलेंगे कि आज की तारीख में ये एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल। और डॉक्टर दिव्या, आयुर्वेद क्या कहता है, दिल की सेहत पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो असर डालती हैं? देखिए, आयुर्वेद के अनुसार दिल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका खान पान। आज के ज़माने, जैसे सर कह रहे हैं कि आजकल के दौर में हम देख रहे हैं कि बहुत युवा पीढ़ी आज हार्ट अटैक से प्रभावित हो रही है। आप देखिए आज के इस जो हम लोग देखते हैं क्लिनिकल सर्वे में भी कि एक विटामिन डी है जो कि आज इनसिफिशेंट है। मतलब आप नॉर्मल पर पब्लिक में देखेंगे तो ये इनसिफिशेंट मतलब बहुत ही लैक है। और विटामिन डी डायरेक्ट दिखाता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को। अच्छा। अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो रही है तो विटामिन डी कम हो रहा है, डिस्पाइट ऑफ दैट कि आप सन एक्सपोजर हो रहा है। तो विटामिन डी, कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल का इंडोजिनस सिंथेसिस होता है, मतलब आपकी बॉडी खुद उसको सिंथेसिस करती है। अच्छा। बाहर के खान पान जो हम वेजिटेबल ऑयल लेते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल की बहुत कम मात्रा ही शरीर को पोषित करती है। तो अब ये जानना ज़रूरी है कि ऐसी क्या तथ्य हैं जिनसे कि बॉडी खुद का कोलेस्ट्रॉल जो प्रॉपर मैकेनिज़्म है उसके द्वारा नहीं बना पा रही है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसमें भी पहले हम लोग एलडीएल सोचते थे, अब ऑक्सीडाइज एलडीएल पे चले गए हैं। मतलब बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत, मतलब ऐसे घातक तत्व जो कि उस बैड कोलेस्ट्रॉल को भी और बुरा कर दे रहे हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है कोष्ठबद्धता, मतलब आपका खाना का न पचना, मल संग होना, मतलब जीर्ण कोष्ठबद्धता। एक सर्वे स्टडी की गई है जिसमें कि ये पता गया ताइवान में कि 30,000 पेशेंट पे उन्होंने देखा, और जिन पेशेंट्स में हेमरॉइड्स यानी कि अर्श बाबासीर जिसे हम कहते हैं वो होता है, उन पेशेंट्स में हार्ट डिजीज़ होने की संभावनाएं सामान्य पुरुषों से ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से जिन महिलाओं में, एक सर्वे स्टडी में जिन महिलाओं में कोष्ठबद्धता थी, उन सभी महिलाओं में हार्ट डिजीज़ होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। आप देखिए आज हम लोग यंग एज में क्यों मिल रहा है, क्योंकि कोष्ठबद्धता है। आज बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कहते हैं मुझे टॉयलेट साफ़ नहीं होती है, मुझे लगातार, और उसका कारण क्या है? उसके कारण है स्ट्रेस। एक तो बहुत आज छोटे छोटे बच्चों का पढ़ाई का स्ट्रेस है, बाहर का भी स्ट्रेस है। दूसरा खान पान में अनियमितता। संतुलित खाना चाहिए, संयमित खाना चाहिए और नियमित खाना चाहिए। मतलब एक खाने के बीच और दूसरे खाने के बीच में थोड़ा समय देना, अंतराल होना ज़रूरी है। खाना में पोषक तत्वों का संतुलित मात्रा में लेना, ये सारी चीज़ें आहार का, दिनचर्या का, अगर आप मदिरा पान करते हैं, अगर आप धूम्रपान करते हैं, ये सभी तथ्य मिलकर आज के दिल की सेहत पर असर डालते हैं। ठीक है, पहले कॉलर हैं सौरभ ने हमें कोलकाता से कॉल किया है। सौरभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है आपका। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, बताइए। हम समस्त भारतवासियों और स्टूडियो में मौजूद सभी को आगामी गांधी जयंती के शुभ अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जी, आप मेरा पहला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को सीने में दर्द की शिकायत होती है तो किन लक्षणों से समझा जाए कि सीने में दर्द हृदय की बीमारी के कारण हो रहा है या किन्हीं अन्य कारणों से? मेरा दूसरा प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो क्या सीपीआर के द्वारा उसे इमीडिएटली रिवाइव किया जा सकता है और सीपीआर करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? मेरा आखिरी प्रश्न है, क्या डार्क चॉकलेट खाना हृदय के लिए लाभकारी है? थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवालों के लिए सौरभ। और सीपीआर को लेकर आपका जो सवाल है हम थोड़ी देर बाद लेंगे। बाकी जो सवाल आपके दो हैं वो हम पता करते हैं।
सीने में दर्द जो है डॉक्टर समीर, आप बताइए, क्योंकि कई लोग कहते हैं ना हर कहीं दर्द हो रहा है, ये एसिडिटी का दर्द है, तो कैसे जाना जाए? हर आदमी के मन में सवाल होगा कि सीने में दर्द वो दिल की किसी बीमारी की वजह से है या कोई और उसके पीछे वजह है, ये कैसे समझे आप? ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है जो इन्होंने पूछा है कि हार्ट डिजीज़ का जो दर्द होता है कैसा होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हार्ट डिजीज़ का जो हार्ट अटैक का दर्द होता है या जो हार्ट का दर्द होता है, जो हम टिपिकली हम पिक्चरों में देखते हैं, सीरियल में देखते हैं कि बाबा जी चल रहे हैं और बाबा जी को ऐसे बाबा जी ने छाती पकड़ी और गिर गए। That happens in only 40 to 50% of people. That classic pain जो होता है, जो हम किताबों में पढ़ते हैं कि यहाँ छाती में दर्द हुआ, going up the jaw, down the left arm, ये 40 से 50% लोगों में होता है। बाकी people में होता है what we called atypical pain. Atypical pain मतलब कि जो क्लासिक पेन नहीं होता हार्ट अटैक का, क्योंकि ये तो क्लासिक पेन मानते हैं हम लोग, जो बाकी 50% होता है एटिपिकल पेन, ये डायबिटिक्स, विमेन, इन सब ओल्ड पीपल, इन सब लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। और ये होता है कि मुझे अजीब सी घबराहट होनी शुरू हो गई, कोई कहता है मेरे को बहुत ख़राब गैस हो रही है, खट्टी डकार हो रही है, पसीने आ रहे हैं, मेरे को कोई टाइटनेस है, कोई छाती पे कोई बैठा हुआ है मेरे, ये कुछ मेरी सांस ज़रूरत से ज़्यादा अचानक सांस फूलनी शुरू हो गई। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हार्ट की तरफ पॉइंट कर सकती हैं। और छाती में जब दर्द होता है तो उसके अन्य कारण होते हैं। अगर आप देखेंगे तो ऊपर सबसे पहले होती है चमड़ी, फिर उसके नीचे आए मांसपेशियाँ, हड्डियाँ, फेफड़े, हार्ट, यहाँ पर एसोफेगस। तो इन सब चीज़ों को लोग कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है। हार्ट के पेन को ये कह देते हैं और इसको हार्ट का पेन कह देते हैं। हार्ट का पेन जो होता है टिपिकली, जैसे कि मैंने बताया, दो इन तरीकों से होता है, और सांस फूलना और पसीने आना एकाएक, और एक अजीब सी थकावट होना ऑल ऑफ अ सडन। तो ये चीज़ें जो है हार्ट के पेन की तरफ पॉइंट करती है। लेकिन हम लोगों को खुद ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि ये हार्ट का है या नहीं है। अगर किसी को भी 0.01% आशंका भी है कि ये हार्ट का दर्द हो सकता है, देन प्लीज गो टू द क्लोजेस्ट मेडिकल फैसिलिटी एंड गेट इट टेस्टेड, बिकॉज हमें मिस नहीं करना। ठीक है। अगर हार्ट का पेन हो रहा है, लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। ठीक है। एक और कॉलर है, तेज प्रताप ने हमें कॉल किया है। तेज प्रताप, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है आपका? हमारा यही सवाल है डॉक्टर साहब। हेलो जी, बताइए। कि पिछले होली को हार्ट अटैक आया था यूपी में जी, तो बॉम्बे में आए, यहाँ केम अस्पताल में भर्ती हो गए, तो एंजियोग्राफी तक तो वो लोग किए, तो उसमें 2 ब्लॉकेज बोल रहे थे, एक में तो सक्सेस हुआ, दूसरे में नहीं सक्सेस हुआ, तो उसके लिए बाईपास सर्जरी बोल रहे हैं। हेलो जी जी। और बाईपास सर्जरी मैं कराना नहीं चाह रहा हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा अच्छा। आज भी हम गाड़ी पूना टू बेंगलोर चेन्नई चला रहा हूँ। ठीक है। और उन्होंने रोका था कि गाड़ी मत चलाओ। हाँ, ठीक है। तो मैं जबरदस्ती घर से निकला, काफी परेशान हो गया था। तेज प्रताप जी, आपकी उम्र बताइए। मेरा 55-57 पकड़ लीजिए, 55। अच्छा, ठीक है। आप थोड़ी देर कॉल पर बने रहिए। डॉक्टर समीर, और कोई जानकारी आप चाहते हैं इनसे? जी, आपको जो ये हार्ट अटैक आया था और 2 ब्लॉकेजेस आई थी, एक सक्सेसफुल था, एक सक्सेसफुल नहीं था, उसके बाद आपकी तबीयत कैसे रही और आपका हार्ट का जो फंक्शन है वो कैसा रहा? अभी तो एकदम ठीक ठाक चल रहा है डॉक्टर साहब। और हार्ट में आपको कोई छाती में दर्द नहीं होता, सांस नहीं फूल रही? अभी कुछ नहीं होता है ज्यादा, यानी अगर हम चल रहे हैं पैदल, तो ज्यादा पैदल चलने से हल्का यानी पेन महसूस होता है, तो रिलीफ यानी सांस के द्वारा थोड़ा योगा बताए हैं। और आप दवाई, और आपको जो हार्ट का जो फंक्शन चल रही है डॉक्टर साहब? हाँ जी, दवा चल रही है, डॉक्टर दिए हैं, दवा चल रही है, और वो लोग बाईपास के लिए 1 मंथ का दवा दे रहे हैं और बराबर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप अपना कोई गाड़ी यानी साथ वाला लाओ। ये डॉक्टर सभी जानना चाह रहे हैं कि बाईपास सर्जरी कराएं ये, क्योंकि डॉक्टर लगातार बोल रहे हैं। ये जो है एक काफी इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। जिस तरह से बता रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि इनकी एक नस हो गई थी और एक नस नहीं हुई थी, जिसके लिए बाईपास बोला, और इनको ये छाती में दर्द हो रहा है चलने पे, तो सबसे पहला ध्यान आपका जाता है कि जो इनकी जो ब्लॉक नस है उसके कारण इनको तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि इनको रेजिडुअल इस्कीमिया हो सकता है। रेजिडुअल इस्कीमिया अगर होता है और लोगों को तकलीफ होती है तो एरिथमियास के चांसेस होते हैं, और
इनकी इंडिविजुअलाइज, जैसे कि मैंने बोला, इनका डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, बाकी इनको डिटेल में एक तरह से देखना पड़ेगा कि इनका क्या ट्रीटमेंट है। क्योंकि कंसर्न ये होता है आपको कि अगर कोई आदमी जो स्टेबल नहीं है, एक तरह से अगर बोलें, तो मैं इनके बारे में नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको इन जनरल कह रहा हूँ, क्योंकि दिस हैज़ टू बी अ इंडिविजुअलाइज डिसीजन। ये हर मरीज़ के लिए अलग डिसीजन होती है कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको छाती में दर्द हो रहा है थोड़ा चलने पे, और वो इनसे पूछना पड़ेगा डिटेल में, वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन की कितना दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है। तो हमेशा एक डॉक्टर के मन में एक डाउट होता है कि आप गाड़ी हो सके तो ना चलाएं। क्योंकि कारण ये है कि आप गाड़ी अगर चलाते हैं तो इट इज़ नॉट ओनली यू एट रिस्क। अगर आपको चलाते हुए कोई तकलीफ हो गई तो सामने वाला जो बैठे हैं गाड़ी में बैठे हैं, जो बाहर सड़क पे चल रहे हैं, वो भी एक रिस्क पे होते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंडिविजुअलाइज्ड डिसीजन कि मतलब मैं अपने मरीज को ये सलाह दे सकता हूँ, मैं ऐसे इस माहौल में इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, लेकिन ये एक कंसर्न होता है डॉक्टर के मन में। ठीक है तेज प्रताप, आप अगर आपके मन में कोई भी शंका है या कोई आप दूसरी सलाह लेना चाह रहे हैं तो हम आपको यही सुझाव देंगे कि आप चाहें तो किसी और अच्छे डॉक्टर से अपनी रिपोर्ट्स दिखाएं और उनसे सलाह लें, क्योंकि आपकी रिपोर्ट को गंभीरता से देखना होगा, समझना होगा और उसके बाद ही आपको सलाह दी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमें कॉल करने के लिए। एक और कॉलर है, धर्मेंद्र ने हमें कॉल किया है। स्वागत है आपका धर्मेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो जी, टीवी की आवाज बिल्कुल कम कर दीजिए और उसके बाद सवाल पूछिए। हाँ मैडम, ये मैं पूछ रहा था डॉक्टर साहब से कि जो वाइन वगैरह रेगुलर लेते हैं उन्हें हार्ट अटैक आने की कितनी चांसेस होती है। ठीक है डॉक्टर मोहित, जो जिस तरह से डॉक्टर ने भी बताया कि करीब 35% जो मैं पढ़ रही थी रोगी ऐसे हैं जिनकी 50 वर्ष से भी कम उम्र में उनको दिल का दौरा पड़ने की शिकायत आई है। कई ऐसे लोग हैं। अब ये सवाल आया है वाइन से जुड़ा हुआ, अल्कोहल हमको सीधा कह सकते हैं। तो ये बताइए ये कितना बड़ा कारण बन रहा है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं अल्कोहल का सेवन भी लोग बहुत कम उम्र से भी करना शुरू कर रहे हैं। तो इसमें किस तरह का कनेक्शन है? जैसे कि हमारे साथी पैनलिस्ट डॉक्टर ने बताया कि वी इंडियंस आर एट इंक्रीज रिस्क। हम इंडियंस में हार्ट डिजीज़ डेवलप करने का ज़्यादा रिस्क होता है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन। ठीक है, और बहुत से पेशेंट्स में फैमिली हिस्ट्री होती है हार्ट डिजीज़ की, हाइपरटेंशन की फैमिली हिस्ट्री होती है। तो इन जनरल हम कहते हैं कि शराब का और सिगरेट का सेवन को अवॉइड करना चाहिए ऐसे पेशेंट में, क्योंकि वैसे भी हमारे जीन्स में आया है, हम इंक्रीज रिस्क पे हैं। और इन जनरल हमें मान के चलना चाहिए कि अल्कोहल का इंटेक रिस्क बढ़ाता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि ये हम इंडियंस के लिए ये धारणा कि वाइन बेनिफिशियल रोल है, ये हमारे लिए फिट नहीं होता है। इन जनरल हमें अल्कोहलिक ड्रिंक से परहेज करना चाहिए। ठीक है, पंकज ने कॉल किया है दिल्ली से हमें। पंकज, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मैं पंकज बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार, बताइए सवाल पूछिए। मैम, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे पिताजी की 100 और एक 80% ब्लॉकेज थी पहले। अच्छा। अभी तो उनको मतलब पहले से तो बेटर फील कर रहे हैं, मगर अब जैसे कि उन्हें खान पान में क्या दे जो उनसे थोड़ा और तबीयत ठीक हो जाए। उनकी उम्र फिलहाल कितनी है? उनकी उम्र लगभग 50 के आसपास है। ठीक है डॉक्टर दिव्या, खान पान को लेकर जैसे ये ब्लॉकेज बता रहे हैं उनको था लेकिन अभी तबीयत ठीक है, लेकिन किस तरह से अपने खान पान में ये बदलाव करें या किस तरह का खान पान अपनाएं जो दिल इनका सेहतमंद रहे? जैसा कि ये बता रहे हैं कि ब्लॉकेज है तो इनको ब्लड थिनर्स, ऐसी चीज़ें जो कि रक्त के थक्के को न जमने दें, उन चीज़ों का प्रयोग करने से ये ठीक संभावना थोड़ी ठीक रहने की रहेगी। जैसे कि रसून यानी कि लहसुन बहुत अच्छा हाइपोलिपिडेमिक एजेंट है और ये ब्लड को क्लॉट भी नहीं होने देता। इससे धमनियों के जो दीवार हैं जिस पे कि फाइब्रोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस रहते हैं वो कम हो जाते हैं। इसी तरह से प्याज भी अच्छा हाइपोलिपिडेमिक एजेंट है। और हमारे यहाँ जो सबसे कॉमन प्रयोग होता है वो अदरक, सोंठ का पाउडर, सोंठ का स्वरस, यानी कि अदरक को 1 चम्मच अदरक का स्वरस, 1 चम्मच लहसुन का स्वरस नित्य प्रयोग करने से ब्लड थिनर, अगर आप इसके साथ कोई एंटीकोगुलेंट ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये दोनों भी अच्छे ब्लड थिनर एजेंट हैं। इसके अलावा चूँकि इनकी एज 50 है, 50 ईयर एज में थोड़ा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लगिश हो जाता है, मतलब आंतों की गति कम हो जाती है, तो नित्य विरेचन की आवश्यकता पड़ती है। इस कंडीशन में हरितकी का रोल बहुत अच्छा है। हरण जो है, एक श्लोक है आयुर्वेद में कि कभी माता भी
क्रोधित हो जाती है, बट पेट में रहती हुई हरितकी कभी क्रोधित नहीं होती। अच्छा। मतलब हरण ऐसी चीज़ है जो किसी भी अवस्था में आपको दुख नहीं देती, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हरण ऐसी चीज़ है जो कि आपके बैक्टीरियल फ्लोरा है गट की, उसको मेंटेन करती है। तो मेरा तो इनको ये सुझाव रहेगा, इनके पिताजी के लिए, ये आधा चम्मच या 1 चम्मच अदरक का स्वरस, 1 चम्मच रसोन का स्वरस नित्य प्रयोग करें और हरितकी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा गिलोय, गुड़ुचि को रक्त विबंधर कहा गया है, मतलब शोणित विबंध, मतलब किसी भी प्रकार का अगर ब्लड क्लॉट हो रहा है तो गुड़ुचि बहुत अच्छा कार्य करती है। नागरमोथा भी, उसमें विटामिन सी, और विटामिन सी से प्रचुर मात्रा में कोई भी फल जो जिसमें विटामिन सी है वो ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एक और कॉलर है, अनूप ने कॉल किया है पुणे से। अनूप, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए सवाल। हाँ मैडम, ये मतलब मेरी उम्र अभी 21 साल की है मैडम। ठीक है। हाँ मैडम, मैंने पहले 2-3 बार ECG करवाया था मैडम, मतलब पहले 8वीं कक्षा में था तब करवाया था, फिर 12वीं में करवाया था और अभी भी करवाया मैडम 3rd ईयर में। ECG मैडम नॉर्मल आता है, लेकिन फिर भी कभी कभी चेस्ट में बहुत पेन होता रहता है मैडम। मतलब डॉक्टर तो बोलते हैं कि कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैडम चेस्ट में पेन होता ही रहता है लेफ्ट साइड पे मैडम। ये कई सालों से हो रहा है आपको? हाँ मैडम। ठीक है अनूप, आप 1 मिनट कॉल पर बने रहिए। डॉक्टर समीर, कई सालों से इनको चेस्ट में पेन रहता है, ECG करा चुके हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, तो क्या वजह हो सकती है? तो ये इनका जो चेस्ट में दर्द होता है, ये आपको कभी कभी आता है या हमेशा होता है? नहीं सर, कभी कभी आता है। और कब आता है और कब जाता है? हाँ सर, मतलब ऐसा कभी भी, मतलब सर चलते हुए आता है या फिर थोड़ा बैठा हो फिर भी लेफ्ट साइड में पेन होता रहता है और अपने आप वो सर चला भी जाता है 5-10 मिनट के बाद। अच्छा, ऐसी कोई चीज होती है कि आप कुछ करें और ये दर्द आ जाए? नहीं सर, मतलब कभी कभी लेटा हुआ हो तो आता है, कभी मतलब पढ़ रहा हो तो आता है, और सर मतलब ऐसा कोई मतलब स्पेसिफिक नहीं होता सर। ओके, तो देखिए, ये जैसे कि हमारा प्रश्न था जो हमने कुछ देर पहले बात की थी कि जो छाती में दर्द होता है, हर दर्द हार्ट का नहीं होता। हाँ। और लेकिन आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो अगर इनका, जैसे कि इन्होंने बताया कि दर्द कभी बैठे हुए आता है, कभी ऐसे आता है, 3-4 साल से ये दिक्कत चल रही है, एज भी थोड़ी यंग है और ECG नॉर्मल है, तो हो सकता है कि ये दर्द हार्ट का नहीं हो। लेकिन जैसे कि लेट मी बी वेरी क्लियर, ये एक कंसल्टेशन नहीं है, ये हम कंसल्ट नहीं कर सकते टेलीविजन के ऊपर, ये तो सिर्फ एक डिस्कशन हो रहा है। तो दिस इज नॉट मेडिकल एडवाइस, बट ये दर्द अनलाइकली टू बी ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट का दर्द नहीं है। लेकिन अगर और कंसर्न होता है और एंग्जाइटी काफ़ी होती है कि ये हार्ट का दर्द है या नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम एक और कोई छोटा टेस्ट, जैसे ट्रेडमिल हो गया, TMT टेस्ट करा लिया आपने और उसको देख लिया, तो यू कैन बी इवन मोर रीअश्योर्ड कि ये हार्ट का दर्द नहीं है। ये दर्द जैसे कि चमड़ी, मांसपेशियां, हड्डियां, उनसे भी छाती में दर्द आ जाता है कभी कभी। तो अनूप, आप किसी अच्छे स्वास्थ्य विशेषज्ञ को दिखाएं, क्योंकि अगर आपको बार बार ये दर्द हो रहा है तो ज़रूर किसी गड़बड़ी का संकेत ही हो सकता है। इसलिए अपने आगे की जांच भी कराएं और किसी अच्छे स्वास्थ्य विशेषज्ञ को ज़रूर दिखाएं। अब आगे कॉलर हैं, मनोज ने कॉल किया है हरिद्वार से हमें। मनोज, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार एवरीवन। जी नमस्कार, बताइए। मैडम, मेरा सवाल ये है कि मेरे राइट आर्म में शोल्डर के पास वेन्स में थोड़ी सी सूजन सी रहती है। हेलो जी। तो सूजन सी रहती है, हालांकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती काम करने में, और ये करीब 4 साल से प्रॉब्लम है। मैंने डॉपलर टेस्ट भी कराया था कि कहीं कोई ब्लॉकेज ना हो, बट उसमें भी रिजल्ट होके आया था। बट स्टिल आई एम डाउटफुल कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं जो हार्ट अटैक को लीड करे फ्यूचर में। ठीक है डॉक्टर माथुर, आप इन्हें क्या बताएंगे? मैं दोबारा जानना चाहूँगा, जो सूजन बता रहे हैं ये कहाँ पे होती है? शोल्डर के पास? हाँ, शोल्डर के पास, और शोल्डर और हाथ का जॉइंट के पास होती है। ओके, इसके अलावा और कोई दिक्कत है आपको? इसके अलावा और भी कोई परेशानी है? नहीं, और कोई परेशानी नहीं। तो जिस तरह ये बता रहे हैं कि सूजन शोल्डर के आसपास है, तो इसका कारण लोकल पैथोलॉजी भी हो सकता है, ये जॉइंट से रिलेटेड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये हार्ट से ही हो। हार्ट का पेन जो होता है, जिसे हम एंजाइना कहते हैं, वो टिपिकली सेंट्रल चेस्ट पेन होता है। अच्छा। और कुछ मरीजों में ये आर्म की तरफ रेडिएट भी करता है, और ये टिपिकली कुछ मिनटों तक ही रहता है और रेस्ट से आराम मिल जाता है। अब जिस तरह ये बता रहे हैं कि चेस्ट में ऐसा कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है इनको डिस्कम्फर्ट शोल्डर के आसपास है, तो हो सकता है ये मस्कुलोस्केलेटल पेन भी हो।
जो कि प्रॉपर एग्जामिनेशन करने के बाद पता किया जा सकता है कि ये इसका ओरिजिन क्या है पेन का। बट जिस तरह ये बता रहे हैं, इट कैन बी मस्कुलोस्केलेटल। ठीक है। और डॉक्टर समीर, हम चाहेंगे एक बार आप बताएं कि जो भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं उनमें क्या निकल के आया है, क्या ऐसे बड़े कारण हैं जो हार्ट अटैक कहें या फिर दिल को एक तरह से ख़राब करते चले जा रहे हैं, उसकी सेहत ख़राब कर रहे हैं, बड़े कारण क्या निकल के आए आपके सामने? जो सबसे अहम कारण है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न एंड द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज़, स्मोकिंग। ओके। उससे बड़ा कुछ नहीं है। स्मोकिंग, जो सिगरेट होती है, धूम्रपान होता है, ये आपके शरीर के सारे अंगों को इफेक्ट करता है, जिसमें हार्ट भी एक बहुत ही अहम विक्टिम होता है इसका। अदर बिग रिस्क फैक्टर्स जिसको हम कहते हैं हार्ट डिजीज़ में, वो है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल। मैडम ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि जो कोलेस्ट्रॉल होती है कि वो हमारे शरीर के अंदर ही बनता है, लेकिन अगर आपके शरीर के अंदर आपका ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो वो ब्लॉकेजेस कॉज करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। अब वो कोलेस्ट्रॉल आपके खाने से आ रहा है या शरीर के अंदर बनना है, वो अलग बात है, लेकिन अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है तो वो ब्लॉकेजेस बनाएगा। तो सिगरेट स्मोकिंग, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैमिली हिस्ट्री, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैम। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है फैमिली हिस्ट्री, और लोग इसको काफ़ी नज़रअंदाज कर देते हैं। यू नो कि अगर आपके घर में आपके पिताजी को 40 इयर्स की एज में हार्ट अटैक आया, 45 इयर्स की एज में हार्ट अटैक आया, अगर आपकी मदर को 50 इयर्स की एज में हार्ट अटैक आया, तो आपकी तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है एज अ चाइल्ड, और आपके जो आपके फादर मदर हैं उनके भाई बहनों की भी रिस्क बहुत बढ़ी हुई है, क्योंकि जीन्स तो वही हैं। तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अदर रिस्क फैक्टर विच इज़ वेरी वेरी कॉमन आज की तारीख में भारत में, स्ट्रेस। There is no doubt that increased stress increases risk of heart disease, और इसके कई कारण हैं कि जब स्ट्रेस होता है तो आपके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इन सब चीज़ों से आपका रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ बढ़ जाती है। एंड ऑल्सो वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जिसको हम आज की तारीख में समझ रहे हैं, प्रदूषण। वायु प्रदूषण आज की तारीख में एक बहुत रिस्क फैक्टर है। स्टडीज़ हो रही हैं, रिसर्च पेपर्स हो रहे हैं, एपिडेमियोलॉजी की स्टडीज़ हो रही हैं जो बता रही हैं कि इंक्रीज ऑफ हार्ट डिजीज़ इन पीपल हु लिव इन पोल्यूटेड सिटीज़ इज़ हायर। तो जो लोग प्रदूषित वायु में रहते हैं उनकी रिस्क बढ़ जाती है। और जैसे जैसे हमने तो एयर पोल्यूशन के बारे में पिछले 20 सालों से ही सीखा है, लगा लीजिए 15-20 सालों से, उससे पहले कोई सोचता भी नहीं था। लेकिन अब जैसे हम सीख रहे हैं इसके बारे में, एयर पोल्यूशन के बारे में, हमें इसके बारे में और नॉलेज प्राप्त हो रही है, और सीख रहे हैं हम लोग कि ये क्या क्या और चीज़ें कॉज कर सकता है। ठीक है। एक और कॉलर हैं हमारे साथ, संजीव ने कॉल किया हिमाचल से हमें। संजीव, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछ सकते हैं, बताइए क्या सवाल है। जैसे सुबह उठते हैं ना जी सर जी, हेलो जी संजीव जी, सवाल पूछिए। जैसे सुबह उठते हैं ना जी हम जी, जैसे 100 मीटर भी चलता हूँ ना जी, थकान होती है, थक जाता हूँ एकदम। क्या उम्र है आपकी संजीव जी? 47। अच्छा, ठीक है। आप लगातार मतलब व्यायाम करते रहे हैं, टहलते रहे हैं, ये आपकी दिनचर्या में शामिल रहा है या अभी शुरू किया है? नहीं करता मैं, वैसे ऐसे सुबह जैसे थोड़ा सा भी चलूँ 100 मीटर, और जब चलना ना जी थकान हो जाती है। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर दिव्या जैसे बता रहे हैं कि पहले नहीं करते थे, लेकिन अब ये चल रहे हैं तो थकान हो जाती है, तो ये क्या कोई संकेत है, या फिर आप कोई भी दिनचर्या में अगर कोई भी व्यायाम शामिल करेंगे तो शुरुआती ये लक्षण हो सकते हैं, मतलब शुरुआत में थकान हो सकती है, धीरे धीरे आदत पड़ेगी, क्या हो सकता है इसके पीछे? अगर व्यायाम कर रहे हैं, व्यायाम का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं शुरुआती दौर में, तो थकान हो सकती है। बट ये बता रहे हैं कि कुछ दूर चलने पे मुझे थकान हो जाती है, तो ये थकान किसी गंभीर बीमारी की तरफ भी परिलक्षित कर सकती है। अच्छा। इन्हें देखना चाहिए कि थकान इन्हें क्यों हो रही है। अब ये थकान का नेचर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कि थकान अब ये किस रूप में इनको दिख रही है। थकान सांसें फूल जाती हैं इनकी, या चलते समय इनको हाथ पैरों में थकाव जैसा लगता है। अच्छा। क्योंकि अगर डिस्निया पूछ के देखते हैं जी, अगर संजीव आप अगर सुन पा रहे हैं तो आप थोड़ा बताइए कि आप कितनी दूर चलते हैं और आपको क्या लगता है, आपकी सांस फूलती है? जी, जैसे 100 मीटर चल जाते हैं ना मैडम जी, 100 मीटर चलते हैं, थोड़ा जब आना घर में दोबारा बैठना ना जी, तब छाती में थकान हो जाता है, बस बैठना ही बोलता है, भाई बैठ जाना।
मेरे ख्याल से सांस फूलती होगी इसीलिए बैठते होंगे। तो ये डिस्निया भी हो सकता है, तो ये देखना पड़ेगा, ये तो फिर एग्जामिनेशन प्रॉपर एक बार आपको जांच जरूर करानी चाहिए संजीव जी कि अगर ऐसा हो रहा है तो ज़रूर ये कोई संकेत हो सकता है किसी बीमारी की तरफ, तो एक बार आप अपनी जांच कराएं कि किसी अच्छे स्वास्थ्य विशेषज्ञ से। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर माधुर, होम्योपैथी की बात करें तो दिल की बीमारियों के लिए और खासकर हार्ट अटैक को रोकने के लिए कितनी कारगर है होम्योपैथी? होम्योपैथी जैसे हमने बताते हैं दिल की बीमारियां ज़्यादातर लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती है, और हार्ट अटैक की अगर आप बात करते हैं तो इसका जो प्राइमरी कॉज है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक, जो छाला जो वेसल्स में बनता है, ये कुछ दिनों या महीनों में नहीं बनता। इसकी शुरुआत कई साल पहले होती है, या कहें तो कुछ दशक पहले होती है। तो हम ये अगर हम पहले से ही लाइफस्टाइल को सही रखें, नियंत्रित रखें और अपनी डाइट को नियंत्रित रखें तो इसकी प्रोग्रेस को हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं और फ्यूचर में आने वाली दिल की बीमारियों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम यूथ में अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को हम प्रमोट करें तो काफ़ी हद तक दिल की बीमारियाँ आगे जाके कम हो सकता है इनका इंसिडेंस। ठीक है। जब जी बताइए। मिडिल एज में जब लक्षण आ जाते हैं दिल की बीमारी की वजह से, जैसे कि एंजाइना डेवलप हो गया या हार्ट अटैक डेवलप हो गया, उसमें भी होम्योपैथी तब तो दवा देनी ही पड़ती है, उसके साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताना पड़ता है। लेकिन मेरी नज़र में ये लोग काफ़ी लेट हो गए हैं जिनको हार्ट अटैक हो चुका है। हालांकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उनमें हेल्प करता है, लेकिन उनको दवाइयों का सहारा भी लेना पड़ता है। हरदीप सिंह ने हमें कॉल किया है, अहमदाबाद से जुड़े हैं। हरदीप सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है आपका, क्या समस्या है? नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए सवाल। मेरी डॉक्टर साहब से बात करा दीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, आपको सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। थैंक यू जी। सर मैंने 2016 में स्टेंट डलवाए थे दो, एक ब्लॉकेज था 95%, एक था 70% कानपुर से जी। और सर ऐसा है वहाँ डॉक्टर भारद्वाज थे प्रोफेसर इंचार्ज, और डॉक्टर वर्मा है जिनका मैं ट्रीटमेंट लेता था, एलोपैथिक ट्रीटमेंट, और उन्होंने मेरे को नाइट्रोलॉन्ग वगैरह और साथ में ये एस्प्रिन विद 7510 दी थी और चल रही है सब दवाई मेरी। मुझे दवाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बाकी जैसे मैं कभी थोड़ा सा एग्जॉर्शन जरा सा ज़्यादा ले लूँ ना, आज ही मैं अभी जिम में गया था सर, तो जिम में मैं सिर्फ फ्लोर पे चलता हूँ। आज मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा दी, 4 स्पीड कर दी, 5 कर दी, तो एकदम मेरे को फिर प्रॉब्लम हुई। तो बाई द वे मैं जेब में आइसोडिल रखता हूँ, तो वो मैंने एक मुंह में डाल ली और मैं उतर गया उससे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ सर, एक मैं 2010 से नॉन वेज वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था, नॉन वेज ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं करता हूँ मैं। तो मुझे डॉक्टर भारद्वाज शौकीन मिजाज थे, तो उन्होंने कह दिया सर जी तो आपने पैग लेते हो आप? मैंने कहा नहीं सर मैं पैग नहीं लेता हूँ। कहते क्यों छोड़ दिया आपने, पहले लेते थे? मैं कहा सर मैं नहीं लेता। कहते एक पैग ले लिया करो रोज। डॉक्टर वर्मा ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया। ठीक है हरदीप जी, आप मुझे अपनी उम्र बताइए। लेता हूँ जो 6.4, तो कहते नाइट्रोलॉन्ग के साथ जो है। हरदीप जी आपकी उम्र क्या है, आप मुझे अपनी उम्र बताइए। 75 मैडम। 75। आप एक बात और बताइए, जो आप व्यायाम की बात कह रहे हैं, ये व्यायाम आप रोज करते हैं? करीब रोज करता हूँ। आज थोड़ा सा एग्जॉर्शन ज्यादा हो गया। ठीक है। और जब आप जो व्यायाम कर रहे हैं, आप रोज जिम जाके ही व्यायाम करते हैं? हाँ, नीचे सोसाइटी में नीचे जिम है, हल्का करता हूँ बहुत। ठीक है, बिल्कुल एरोबिक। ठीक है हरदीप जी, एक बार आप जवाब सुनिए। डॉक्टर गुप्ता जो बातें इन्होंने बताई हैं, 2016 में 2 स्टेम पड़े, 95% ब्लॉकेज, 70% ब्लॉकेज इन्हें था। व्यायाम करते हैं तो कह रहे हैं तकलीफ बढ़ जाती है। इनके लिए एहतियात क्या है, इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जैसे कि इन्होंने बताया कि ये रोज़ व्यायाम करते हैं, विच इज़ एक्सेलेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू टू एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज और व्यायाम करने से आपकी फ्यूचर रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स, जो आपके आने वाले कल में जो आपकी हार्ट डिजीज़ की ब्लॉकेजेस और अन्य दिक्कतों की चांसेस होती हैं वो कम हो जाते हैं। और व्यायाम नॉट ओनली गुड, ये आपके सिर्फ हृदय के लिए अच्छा नहीं होता, आपके पूरे शारीरिक के लिए अच्छा होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर व्यायाम करते वक्त अब वो नोटिस कर रहे हैं कि मेरी सांस ज़्यादा फूल रही है, मुझे अब ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तब इस चीज़ को हमें नज़रअंदाज स्पेशली इन अ हार्ट पेशेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई काम आज कर पा रहे,
6 महीना पहले का एग्जाम्पल दूंगा मैं, अगर आप 6 महीने पहले कोई काम कर पा रहे हैं, ठीक हो रहा है, 6 महीने बीत गए, बाकी कुछ नहीं बदला, लेकिन आज की डेट में अगर आप वो वही काम करने में आपको थकावट तकलीफ हो रही है, तो हमें इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, हमें इस चीज़ को और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपका जो सिम्टम बदल गया है ना, आपको वो तकलीफ जो 6 महीने पहले नहीं थी अब हो गई। अब ये तकलीफ क्यों हुई, क्या हुई, वी डोंट नो, राइट। आपका स्टैमिना कम हो गया, आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया, आपको कहीं कैंसर हो गया, कुछ भी दिक्कत हो गई आपको, लेकिन इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ठीक है। और छोटी छोटी बातें जो और शेयर करना चाह रहे थे कि इन्हें अल्कोहल लेने की किसी ने सलाह दी लेकिन ये नहीं करते, तो जाहिर सी ही बात है कि अगर वो अल्कोहल से दूर हैं तो ही इनके लिए अच्छा है। और दूसरी मैं एक छोटी सी बात जानना चाह रही हूँ, जैसे ये कह रहे हैं 75 साल इनकी उम्र है और ये जिम में जाके सिर्फ टहलते हैं, तो क्या ये जिम में जाके टहलना या फिर खुले में घास में टहलना, इससे भी कोई फ़र्क पड़ता है? देखिए, इम्पोर्टेंट बात ये है मैम, टहलो। अच्छा, ठीक है। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहाँ पर करते हैं, क्या करते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है। हर आदमी की अपनी चॉइसेस होती है। कोई कहता है मेरे को स्विमिंग पसंद है, जो ओल्ड लोग हैं जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, तो उनको कहते हैं वाटर एरोबिक्स करो, आप जाके स्विमिंग पूल या अपने नदी तालाब वॉट एवर यू हैव, वहाँ जाके एक्सरसाइज करिए, क्योंकि आपके जॉइंट्स के ऊपर वो कम होता है, स्ट्रेस कम पड़ता है। सो दैट इज़ वन थिंग जो ऐसे लोग करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है एक्सरसाइज करो, और एक्सरसाइज थोड़ी अच्छी क्वालिटी की एक्सरसाइज होनी चाहिए। ये नहीं कि जाके आप 75 साल का ये जो है मरीज, मैं इनको ये नहीं कह रहा कि दंगल करो, लेकिन एक ऐसी एक्सरसाइज करो कि आपको थोड़ा लगे हाँ भाई एक्सरसाइज करी है। ये एक बात जोड़ना चाहूँगी। हाँ, जैसा आपने कहा कि चलने से, वो पैदल चलना, जिम में चलना और घास पे चलने में अंतर है, तो ये ज़रूर हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि चलने पे क्वालिटी का भी असर पड़ता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक रिसर्च स्टडी की, कैल्केनियम स्पर, मतलब जिनके पैर की एड़ी में हड्डी बढ़ जाती है, जिसको हम लोग वातकंटक कहते हैं, उन पेशेंट में इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ के कितने % चांसेस हैं। जितना समतल तल पे आप चलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि चप्पल के द्वारा भी ग्रेविटी का जो फोर्स होता है वो डिसिपिएट हो जाता है, मतलब फैल जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है सतह समतल हो और नंगे पाँव, ताकि आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो धरती पे पड़े। तो आप जब घास पे चलते हैं या समतल तल पे चलते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके हार्ट के लिए, क्योंकि जैसे चलने से आपकी हृदय की रसवाह धमनियों की जो मांसपेशियां हैं वो सुचारू रूप से रक्त का संवहन होता है। क्योंकि तो मैं इसलिए भी कह रही थी क्योंकि पहले से इनको दिक्कत है, 75 साल इनकी उम्र है, तो इसलिए इससे असर पड़ सकता है। ठीक है। एक और कॉलर है, राम रतन जी ने ओडिशा से हमें कॉल किया है। राम रतन जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है। अरे मेरा है जो हार्ट में है, वो मैं डॉक्टर को दिखाया था, मैं तो उसी कराया हूँ। रामरतन जी, अपनी टीवी की आवाज पहले कृपया कम कर दीजिए और एक बार में अपना सवाल पूछिए। मैं नाभियाँ साफ है मेरी जी, कहीं, और टीवी में ना मेरी ये जो नलियाँ है साफ बताइए डॉक्टर ने, फिर भी मेरा हार्ट में दर्द रहता है। मेरी एज 65 साल की है। ठीक है। और मेरा ये दर्द भी रहता है शरीर में। तो ये आपने दिखाया है डॉक्टर को, तो क्या उन्होंने कुछ बताया क्यों दर्द रहता है? हार्ट में दर्द रहता है और छाती दर्द रहता है। कुछ डॉक्टर ने आपको बताया है क्यों ये दर्द रहता है? आपने दिखाया है डॉक्टर को? नहीं, वो ऐसा बोलता है शुगर है मेरे को और क्लियर है मेरी नसें, मेरी क्लियर है नसें, फिर भी दर्द एनी टाइम रहता है। ठीक है रामरतन जी, डॉक्टर माथुर ने क्या सलाह देंगे आप? जैसे कि इन्होंने कहा कि इनके चेस्ट में दर्द रहता है और ये कह रहे हैं कि इनकी नसें क्लियर हैं, तो प्रोबेबली शायद इन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन कराया होगा, शायद एंजियोग्राफी के बारे में कुछ कह रहे हैं, बट सर्टेन नहीं है। बट इनकी एज को देखते हुए और दूसरे रिस्क फैक्टर इनके केस में ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं, क्या ये स्मोकर हैं, क्या ये अल्कोहल लेते थे, क्या इनको हाइपरटेंशन है, क्या ये डायबिटिक हैं जो कि अनकंट्रोल्ड है इनकी डायबिटीज़। अगर ये सब रिस्क फैक्टर हैं तो हमें इनकी कार्डियक इवैल्यूएशन ज़रूर करना चाहिए। प्रॉपर हिस्ट्री एग्जामिनेशन से और कुछ इन्वेस्टिगेशन से पता लग सकता है कि ये जो दर्द हो रहा है ये कार्डियक है या नॉन कार्डियक है। ठीक है, यानी इन्वेस्टिगेशन जो आप कह रहे हैं वो करानी चाहिए। एक एक्सपीरियंस फिजिशियन से मिलें, वो प्रॉपर रिस्क फैक्टर एवेलुएट करेगा इनके केस में ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं, जैसे कि मैंने जो गिनाया,
और हम पता कर सकते हैं कि ये कार्डियक पेन है या नहीं है। ठीक है, हरिवंश ने कॉल किया है हरियाणा से। हरिवंश जी, आपका स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका। मैं हिसार हरियाणा से बोल रहा हूँ जी, हरिवंश गिरिधर। मेरी एज 69 है जी, और मेरी मिसेज की एज जो है वो 64 है जी। तो ऐसा जी, एक तो मेरे को मल्टीपल सर्जरीज होने के कारण काफ़ी तरह की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, तो मेरे को कितने हार्ट रिस्क पे मतलब दिक्कत हो सकती है, तो पहली बात। तो दूसरी जो है, मेरे मिसेज की जो छोटी सिस्टर है उससे 15 साल छोटी थी, उसकी 2 साल पहले डेथ हो गई है सडन हार्ट अरेस्ट से। तो वो कितने रिस्क पे है और हमें क्या प्रिकॉशन, क्या इन्वेस्टिगेशन करवाने चाहिए। और एक ना, ये होम्योपैथी में डॉक्टर मोहित जी बैठे हैं जी, मेरे को हाइपोटोनिक यूरोटोनिक ब्लेडर है और IBS है, तो क्या इसका ट्रीटमेंट इनके पास होम्योपैथी में है, क्या ये बताएं। और ये नेहरू होम्योपैथिक कॉलेज किस जगह है, क्या ये बताएं। ठीक है हरिवंश जी, पहले आप अगर संक्षेप में इनका जवाब दे दें। कि इनको IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो ये एक तरह से साइकोसोमेटिक कंडीशन है और आंतों की मोटिलिटी, कई फैक्टर्स प्रभावित करते हैं आंतों की मोटिलिटी को, उसमें एक है स्ट्रेस। तो डेफिनेटली होम्योपैथी में इसका इलाज है। और जिस तरह ये कह रहे हैं कि इनको नेहरू होम्योपैथिक का पूछना है, तो हमारा हॉस्पिटल डिफेंस कॉलोनी में सिचुएटेड है, वो वहाँ आ सकते हैं और हम उनको दवाई दे सकते हैं एंड डेफिनेटली ही विल बी रिलीव्ड ऑफ IBS। और अगर आप दिल्ली ना आ पाएँ तो हरिवंश जी, हम चाहेंगे वहाँ पे आप पता करिए, अच्छे जो होम्योपैथी विशेषज्ञ हो, एक बार आप उन्हें ज़रूर दिखाइए। और डॉक्टर समीर, जो इन्होंने बाकी पूछा है, इनकी उम्र है 69 और इनकी पत्नी की उम्र 64 साल है। ये जानना चाह रहे हैं कि इनको कितना रिस्क फैक्टर है, मल्टीपल सर्जरीज हो चुकी हैं इनके परिवार में, कोई कार्डियक अरेस्ट से किसी की मौत भी हो चुकी है, तो कैसे ख्याल रखें अपना। देखिए, ये सबसे एक बहुत कॉमन चीज़ होती है कि जब टिपिकली क्या होता है कि अगर किसी के क्लोज सर्कल में किसी की सडन कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो जाए तो बाकी सब लोग थोड़े चौकन्ने हो जाते हैं, और ये बहुत कॉमन साइकोलॉजिकल चीज़ होती है। एंड राइट ऑल्सो, आप थोड़े अवेयर हो जाते हैं कि क्या, स्पेशली अगर आपके घर में भाई बहन, फादर मदर या आपके पड़ोसी, जैसे मेरे किसी जानकार के साथ हुआ था, तो वो सब थोड़े चौकन्ने हो जाते हैं। तो इसके लिए एक रिस्क फैक्टर एवेलुएशन करनी होती है हमें कि आपके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, आपको क्या क्या चल रहा है, बाकी सर्जरीज कौन कौन सी हुई हैं। आपके पेट में अगर सर्जरी हुई है तो उसका हार्ट से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, लेकिन स्ट्रेस और अन्य कारणों से हो सकता है। तो ये एक रिस्क फैक्टर एवेलुएशन करनी होती है। एक हेल्थ चेकअप वो ज़रूर करा सकते हैं अपने ऊपर कि देखने के लिए कि इनकी कोलेस्ट्रॉल क्या है, डायबिटीज़ कैसी है, ये सब चीज़ें कैसी हैं। अच्छा खान पान, एक्सरसाइज, ये कुछ चीज़ें हैं जिससे वो अपना कार्डियोवैस्कुलर जो प्रोफाइल होता है उसको बदल सकते हैं, अपनी रिस्क को कम कर सकते हैं। और अगर इनको कोई दिक्कतें हो रही हैं, जैसे छाती में दर्द, सांस फूलना, अन्य दिक्कतें, तो इसकी और इन्वेस्टिगेशन करा के चेक कर सकते हैं कि ये हार्ट की वजह से तो नहीं हो रही। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स व्हिच वी कैन गेट डन। ठीक है, एक और कॉलर है, अभिषेक ने मध्य प्रदेश से कॉल किया है। अभिषेक, आपका स्वागत है, बताइए क्या सवाल है। मेरा सवाल ये है कि मेरे पिताजी है ना, वो पिताजी के बिल्कुल जो चेस्ट है उनके सेंटर में वो होता है दर्द में, सेंटर में बिल्कुल। जी, कब से दर्द हो रहा है, क्या उम्र है? मैम, पिताजी की उम्र है 43। ठीक है, कब से दर्द हो रहा है उन्हें? लगभग मैम 1 साल हो गए जब से हो रहा है। सर्दी के टाइम में ज्यादा होता है मैम। दिखाया है आपने डॉक्टर को? मैम अभी तक तो नहीं दिखाया मैम, कभी कभी दर्द होता है इसीलिए नहीं दिखाया है। ठीक है, डॉक्टर दिव्या। जैसे कि बता रहे हैं, कभी कभी दर्द होता है, ठंड में दर्द बढ़ जाता है। ठंड के मौसम में MI होने के चांसेस बहुत रहते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्ट के। तो पेशेंट को हमारी तरफ से यही सजेशन रहेगी कि वो प्रॉपर इवैल्यूएशन कराएं, मतलब किसी भी जो नियरेस्ट उनके एक्सपर्ट हो, फिजिशियन हो, उनके पास जाएं, क्योंकि ये कार्डियक होने की संभावना है। तो पेशेंट का एज भी है, तो प्रॉपर इवैल्यूएशन ज़रूर कराएं। ठीक है। और डॉक्टर दिव्या, पहले जो हमारे कॉलर थे उन्होंने डार्क चॉकलेट को लेकर सवाल पूछा था, तो क्या कोई संबंध है डार्क चॉकलेट का दिल की सेहत से? हाँ सर, चॉकलेट तो बुरी है। बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल का जो संबंध हम बताते हैं, तो कुछ कोलेस्ट्रॉल ऐसा है, मतलब कुछ फैट ऐसे हैं जो शरीर की स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं, जहाँ कुछ बुरे भी हैं। तो जब हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल है और कुछ कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो गुड कोलेस्ट्रॉल्स हैं।
जो गुड जैसे HDL, तो वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट भी करती हैं। भारतीय खान पान में जिसमें कि गुड कोलेस्ट्रॉल मिलते हैं वो हैं चना है, अंकुरित दालें हैं, पूरा गेहूं है, आटा है, इस तरह की चोकर युक्त आटा जो कि आंतों की सफाई कर सके, ये खान पान में गुड कोलेस्ट्रॉल है। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल हैं वो ये सब चीज़ें बैड कोलेस्ट्रॉल में आ जाती हैं। ठीक है। और चोकर युक्त आटा आपने कहा, तो एक जगह मैं ये भी पढ़ रही थी, कोई स्टडी की गई कि जो रेशा युक्त आहार है, यानी फाइबर से भरपूर जो खाना है, वो बहुत हद तक दिल की बीमारियों को कम कर सकता है। इसीलिए मैंने सबसे पहले ही कहा कि कोष्ठबद्धता का हृदय से डायरेक्ट संबंध है। उसका कारण ये है कि जो आपकी ब्लड है, मतलब जो रक्त है, उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक प्लाज्मा और एक ब्लड कॉर्पसेल्स। तो जो प्लाज्मा होता है वो तरलीय होता है, और तरल पदार्थों का पूरा जो संवहन होता है वो आपकी आंतों से होता है। अगर आंतों का जो स्वास्थ्य है वो सम्यक रहेगा तो प्लाज्मा अच्छा बनेगा। प्लाज्मा अगर ठीक रहेगा तो ब्लड प्रेशर अपने आप ठीक रहेगा। ये आज हम जो चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं या विवेचन कर रहे हैं वो सब मैनिफेस्टेशन है, मतलब किसी चीज़ों का कारण स्वरूप उत्पन्न है। जैसा कि डॉक्टर माथुर ने भी कहा कि शुरू में कि ये जो भी व्याधि उत्पन्न हो रही है इसका शुरुआत दशकों पहले हो चुका है। तो जो आंतों का स्वास्थ्य है वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो ठीक नहीं, वो उस पर कई चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। वो धूम्रपान भी हो सकता है, वो मदिरापान भी हो सकता है, वो स्ट्रेस भी हो सकता है, कोई भी कारण जिनके कारण आंतों का स्वास्थ्य किसी भी तरह से, अगर आपका मल का भी बंद हो रहा है, मूत्र का भी बंद हो रहा है, मतलब मूत्र का त्याग। देखिए क्रॉनिक किडनी डिजीज़, आज इंडियन पॉपुलेशन में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी बहुत है और उसके कारण ब्लड प्रेशर होता है। सभी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट में ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो इस तरह के सभी चीज़ों को प्रभावित करते हैं। ये डार्क चॉकलेट के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि डार्क चॉकलेट इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, और ये हम कहते हैं कि द फूड विच आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट उनको हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स में दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटाता है। तो लेकिन ये भी हमें देखना चाहिए कि जो मार्केट में जो चॉकलेट्स अवेलेबल हैं उनमें कितना डार्क चॉकलेट है। वो ज़्यादातर एक शुगर्ड प्रोडक्ट है, शुगर का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। डार्क चॉकलेट स्वीट एज वेल एज उसमें एक बिटर टेस्ट भी होता है, और बहुत कम प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि रियल में डार्क चॉकलेट होते हैं। ये समझना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है उसमें कंटेंट बहुत कम हो डार्क चॉकलेट का, लेकिन फिर भी उसमें बड़ा डार्क चॉकलेट। तो अगर हम डार्क चॉकलेट समझ के अगर हर किसी चॉकलेट को अगर हम खाने लगे और सोचें कि इससे हमारा कार्डियोवैस्कुलर रिस्क कम हो जाता है, तो ये ठीक नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई इन्होंने कि आपने अगर डार्क चॉकलेट खा रहे हैं तो उसमें जो शुगर होता है उससे आपको डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स के चलते आई जस्ट वांट टू मेक वन कमेंट कि जो एलोपैथिक लिटरेचर में जो हमने पाया है कि जो रेड वाइन, हमने अल्कोहल की बात की थी, सो रेड वाइन एंड वाइन इन जनरल एंड रेड वाइन पर्टिकुलरली, रेड वाइन ज़्यादा इज़ वेरी हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स, सो इट इज़ कार्डियो प्रोटेक्टिव टू कार्डियो न्यूट्रल, राइट। ये नहीं कि आप पूरी बोतल भी रोज़ पी रहे हैं, मतलब अगर आपको हफ्ते में 1 ग्लास 2 ग्लास पीने हैं रेड वाइन के, इट इज़ ओके। मतलब आदत ना बनाएं किसी चीज़ को। हाँ, आदत ना बताएं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा वाइन या अल्कोहल आपने, मैं तो वाइन की बात कर रहा हूँ, बट यू नो अगर आप किसी को बोलें एक, तो वो बोतल ख़त्म हो गई है एंड देन यू हैव किडनी प्रॉब्लम्स, दैट्स नॉट गुड, राइट। सो अगर इफ़ यू वांट टू टेक अल्कोहल, अगर आपको अल्कोहल चाहिए एंड इफ़ यू वांट टू ड्रिंक, प्रिफर रेड वाइन ओवर अदर प्रोडक्ट्स, मतलब बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले रेड वाइन इज बेटर। वो भी ओकेजनली, वो भी ओकेजनली, एब्सोल्युटली ओकेजनली। एक और कॉलर है, अश्विनी ने कॉल किया है। अश्विनी, स्वागत है, सवाल पूछिए आप। मेरा ये सवाल है, मेरे अंकल को 16 में एक हार्ट अटैक हुआ था जी। तो मैम वो तो एक नॉर्मल वेटेड पर्सन है एंड इज अ टीचर, और उनको कोई भी मतलब वॉक वगैरह एंड खेत में थोड़ा बहुत काम भी करते थे, सब होता था। उसके बावजूद हार्ट अटैक हुआ एंड उसके बाद 2 स्टंट्स डाले गए उनको। ठीक है। हाँ, तो इस मतलब वो उनमें तो कुछ था ही नहीं, ऐसा खान पान में भी नहीं था, ना तो कोई हेरिडिटल था, इट्स नॉर्मल, और वो बहुत ही मतलब सात्विक भोजन वगैरह लेते थे। उसके बावजूद हार्ट अटैक होना, तो फिर थोड़ा उसके ऊपर क्या प्रिकॉशंस हैं, जहाँ इंसान के लिए क्या रहेगी राय? उनकी उम्र बताएंगे आप? उम्र मैम 50 से 55। ठीक है डॉक्टर समीर, वही है कि हम एक एज को लेके बात कर रहे हैं कि 30 से भी कम उम्र में भी हार्ट अटैक देखने को मिले। कई ऐसे केसेस भी आए जो ये कह रहे हैं कि हमने कभी अल्कोहल, कभी स्मोकिंग नहीं की, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक हुआ। अब ये जो बता रहे हैं कि 50 से 55 साल इनके अंकल की उम्र और 2016 में उनको स्टेंट्स डालने पड़े।
तो क्या संबंध हो सकता है? इनडायरेक्ट भी कोई संबंध हो सकता है? एब्सोल्युटली ये बहुत कॉमन चीज़ है कि 50 to 55 ईयर ओल्ड में तो काफ़ी हम हार्ट डिजीज़ देखते हैं। और इसका जो महत्वपूर्ण कारण, जैसे कि मैं आपको बताया, स्मोकिंग, डायबिटीज़ वगैरह वगैरह, ये सब तो कारण हैं ही। तो और जैसे कि मैम ने भी बताया था यहाँ पर कि सिगरेट की जो खान पान भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। तो लोग क्या सोचते हैं कि हम तो घर का खाना खा रहे हैं सिर्फ, और कभी कभी पकौड़े खा रहे हैं और समोसे खा रहे हैं, ऑल दीज वगैरह वगैरह थिंग्स। तो वो जो बाहर का खाना है उससे भी आपकी रिस्क बढ़ जाती है। डीप फ्राइड फूड हो गया, डालडा हो गया, बैड फूड हैबिट्स हो गई, ये कुछ चीज़ें हैं जो अननोइंगली हार्ट डिजीज़ बढ़ा देती हैं। और अगर आप देखेंगे, अगर आप, पता नहीं मैंने आपको पहले कहा ही नहीं कहा, लेकिन अगर आप कभी मॉल जाइए, आप एयरपोर्ट पे बैठिए, ट्रेन स्टेशन पे देखिए, कहीं पर भी देखिए, और अब बस बैठ के लोगों को ऑब्जर्व करिए, तो आप सबसे पहली चीज़ जो देखेंगे, हर आदमी की थोड़ी तोंद होती है, राइट? थोड़ा वो क्या है, वो दैट्स फैट डेपोजिशन, राइट? एंड हमने ये पाया है दैट सेंट्रीपिटल ओबेसिटी, यानी कि जो आपकी जो गर्थ होती है, जो एब्डोमिनल गर्थ होती है, जो आपकी तोंद होती है, जो आपके यहाँ पर फैट जमा होता है, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है हार्ट डिजीज़ के तहत। सो एब्डोमिनल ओबेसिटी इंक्रीजेज योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। और क्योंकि इन्होंने सवाल किया डॉक्टर कि वो मतलब फिट हैं और सात्विक भोजन करते हैं, शायद लोगों में ये भी भ्रम है कि जो लोग उतना मोटे नहीं दिख रहे हैं या ओवरवेट नहीं दिख रहे हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं हो सकता, ये भी एक भ्रम है क्या? एब्सोल्युटली, बहुत बड़ा भ्रम है। इंडिया में हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया बहुत ज़्यादा है, हाइपरलिपिडीमिया बहुत ज़्यादा है। एंड थ्रू सम रिसर्च हमने ये भी पाया है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल गंदा कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके भी सब टाइप्स होते हैं। उसमें भी स्मॉल, लार्ज डेंसिटी पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर। तो इंडिया में जो इंडियन की जीन्स हैं, उसमें भी जो एलडीएल के सब टाइप्स हैं, उसमें भी स्मॉल डेंसिटी पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, जो आपकी रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जल्दी से एक आखिरी कॉल ले लेते हैं इस कार्यक्रम का। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, दयाशंकर जी ने कॉल किया है। दयाशंकर जी, स्वागत है, बताइए आपका क्या सवाल है? नमस्ते मैम, मैं यूपी से बोल रहा हूँ। जी बताइए, सवाल पूछिए। मैम, मेरे को कभी कभी इंसोम्निया होता, मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिला और उन्होंने हमें फ्लूनिड 10 mg की दवा दिया और एक और दवा दिए थे। तो कभी कभी मेरे को हार्ट बीट बढ़ता है सोते समय, तो इसको कैसे लेना चाहिए? ये नॉर्मल चीज है कि कोई बहुत बड़ी? डॉक्टर दिव्या, आप बताइए, इंसोम्निया और हार्ट का कुछ रिलेशन हो सकता है? अभी ऐसा माना जाता है कि जो आईएसडी के पेशेंट हैं जिसमें इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ है, उनमें डिप्रेशन ज़्यादा होता है और डिप्रेशन के कारण भी इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ होता है। एंजाइटी, जैसा कि ये बता रहे हैं कि पाल्पिटेशन मीन्स कि हृदय की धड़कन बढ़ जाना, और इंसोम्निया, दोनों ही एंजाइटी के स्टेट को बताता है। तो ये तो कहा जा सकता है कि नर्वसनेस होने पे ऐसा हो रहा है क्योंकि स्ट्रेस है, लेकिन फिर भी एक बार किसी जनरल फिजिशियन से एक इवैल्यूएशन करा लेना चाहिए। ठीक है। और डॉक्टर माथुर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जिनको दिल का दौरा पड़ चुका है, आगे जाहिर तौर पर वो सावधानी बहुत बरतना चाहेंगे, किस तरह का बदलाव करें या कैसे, किन चीज़ों को लेकर वो अलर्ट रहें ताकि बाकी जीवन सेहतमंद गुजर सके? जिनको दिल का दौरा पड़ चुका है, मैं वैसे ही कहूँगा, इनको पहले से ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत काफ़ी टाइम पहले से ही शुरू कर देने चाहिए थे। बट अगर वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप शुरू करते हैं तो डेफिनेटली प्रोग्नोसिस बेटर होगा। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जो आता है वो है फिज़िकल एक्टिविटी इंक्लूड करना। अपनी दिनचर्या में थोड़ी बहुत फिज़िकल एक्टिविटी करें। हम एडवाइस करते हैं कि मिनिमम 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज ज़रूरी है पेशेंट्स के लिए। ठीक है। मॉडरेट एक्सरसाइज को मैं ऐसे डिफाइन करूँगा मोटा मोटा कि जिसको करने से आपकी हार्ट रेट बढ़ जाए और आपका सांस थोड़ा तेज चलने लगे, तो ये मॉडरेट एक्सरसाइज में आता है। ठीक है। तो इसके साथ अगर करें तो प्रोग्नोसिस बेटर बिल्कुल। और डॉक्टर समीर, लास्ट में बहुत संक्षेप में सीपीआर के बारे में जानना चाहूँगी। अगर हमारी आंखों के सामने किसी को दिल का दौरा पड़ा है, कैसे जाने कि उसे दिल का दौरा पड़ा है और तुरंत हम कर क्या सकते हैं उसके लिए? देखिए, अगर आपके सामने किसी को दिल का दौरा पड़ा है, अगर उसको, देखिए दिल के दौरे के भी दो पहलू होते हैं। एक होता है कि आदमी अवेक है, उसको छाती में दर्द हो रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, तो इस केस में आप कुछ मत करिए, आप सीधा अस्पताल जाइए, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि ये दिल का दौरा है या नहीं है। दिल का दौरा है या नहीं है वो तो ईसीजी और बाकी टेस्टिंग से मालूम पड़ेगा, राइट? क्योंकि छाती में दर्द के कई कारण होते हैं, हम इस बात को डिफाइन कर चुके हैं। और अगर आपके सामने कोई, सीपीआर करने की जरूरत तब पड़ेगी आपको अगर कोई आपके सामने एकदम बेहोश हो गया, राइट? अगर आपके सामने कोई एकदम बेहोश हो गया, सांस नहीं ले पा रहा, हिल नहीं पा रहा, तो
आप सबसे पहली चीज़ करेंगे, आप हेल्प को बुलाएंगे। राइट, आप जाइए, किसी को बुलाइए, हेल्प हेल्प हेल्प, किसी को बुलाइए, क्योंकि आप अकेले इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते। और उसके बाद आप जाके उनकी देखिए कि वो ब्रीथ कर रहे हैं नहीं कर रहे, एंड दैट इज़ व्हाट यू डू। अगर वो सांस नहीं ले पा रहे और हिल नहीं पा रहे, आप उनको उठाने की कोशिश करिए, और उठा नहीं पा रहे तो आपको CPR करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। राइट, अगर आप कोई आदमी सांस नहीं ले पा रहा, पहले ये मान्यता थी कि आप पल्स रेट को चेक करिए, लेकिन अब वो पल्स रेट का सिस्टम चले गया है। और ये है कि अगर सांस नहीं ले पा रहे, स्टार्ट CPR। और CPR के लिए आई डोंट नो हम यहाँ पर बता सकते नहीं बता सकते टोटल, बिकॉज ऑफ समय एंड बिकॉज ऑफ अदर रीजन, लेकिन आप इंटरनेट पे जाके जरूर पढ़िए कि CPR कैसे करते हैं। दिस इज अ कम्युनिटी थिंग। ये एक हमारे समाज के लिए ज़रूरी है कि हर आदमी को CPR करना आना चाहिए। आपको कब ज़रूरत पड़े, इसको क्या ज़रूरत पड़े, हम कह नहीं सकते। मैं अपने तौर पर मैं CPR की क्लासेस करता हूँ। मैं जाके इंडियन आर्मी में भी 2-3 बारी करा है ये काम, लेकिन ये बहुत इसके बारे में जानकारी जरूर लीजिए। ठीक है। और इसी के साथ, क्योंकि आज का हमारा आयुष्मान भवा का जो समय है वो पूरा हो गया है, इसलिए इस कार्यक्रम को हम यहीं समेटते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और इतने अच्छी सलाह और सुझाव हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो इस कार्यक्रम के जरिए आपने देखा कि कैसे आप अपने दिल को दुरुस्त और सेहतमंद रख सकते हैं। तो अपनाइए आज दी गई सलाह और सुझाव और रहिए स्वस्थ। इसी के साथ आयुष्मान भवा के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नमस्कार।